श्रीमती निर्मला सीतारमण। अरे हमारा चिंता क्यों करते हैं? अरे कितने बोल गए गोगोई जी, आप अविश्वास प्रस्ताव लगाओ। मणिपुर पर चर्चा कहाँ किए? उसका उत्तर तो दे दो। मणिपुर पर चर्चा कहाँ किए? मणिपुर पर चर्चा अरे प्लीज। धन्यवाद स्पीकर महोदय। क्यों माननीय Thank you very much, Speaker Saab. Sir, I like to concentrate on a few particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honorable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. Sir, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूं, आपके समक्ष रख रही हूं। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, आई विल कम टू टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक ऑल्सो। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। इट जस्ट ग्रो ओवर अबाउट 3% और लिटिल मोर, एंड द वर्ल्ड बैंक इज नाउ फोरकास्टिंग दैट 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी की इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है। सर, चाइना, यस इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी। दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी है। मैं सीधा उनसे हमारी इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही हूं, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। सो चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट होने लगा। इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत की इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए।
2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का 2013 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रजाइल इकोनॉमी। उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। सो इंडिया इज इन अ रेयर पोजिशन सर ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। सर ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले सर जनधन योजना, सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है। मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ, बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे, हम सब समझते हैं आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया, गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी, और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं। मैं जवाब देती हूं सर, उसका भी देती हूं जवाब। सर ये बदलाव कैसे हुआ? भाई बैठो यार। सर ये परिवर्तन कैसे हुआ? There is a transformation in our governance. वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी, अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए।
गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क, हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज, ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस, पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स, बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स, किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, सस्ती दवाई, सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। And we believe in empowering all and appeasement of none. Sir, एक मिनट वित्त मंत्री जी, एक मिनट वित्त मंत्री, एक मिनट विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी बैठे, आप बैठे। मैं एक मिनट दादा, एक मिनट। मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं, न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे। ये व्यवस्था दे दी है, न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे। सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले, नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो। माननीय वित्त मंत्री जी, अरे दिन जो नारे लगा, नहीं प्लीज वित्त मंत्री जी, दिन से नारे लगा रहे थे सर, आप माननीय सदस्य बैठे बैठे कोई टिप्पणी मत कीजिए। नो मंत्री जी, टिप्पणी मत कीजिए बैठे बैठे। सर, माननीय स्पीकर सर, माननीय स्पीकर सर, 9 साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में was only 3.92 lakh crores। कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए खर्च उपयोग में आता है। 3.92 lakh crores has become today 10.9 lakh crores। सर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए। एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था, आज वो बढ़कर के 1,25,000 करोड़ हुआ है, 5-fold इंक्रीज। सर, इस देश में फॉरेक्स रिजर्व्स 313 बिलियन था मई 2014 में, वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून 2023 तक। सर, माननीय रक्षा मंत्री बैठे हैं इधर। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1,941 करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 16,000 करोड़ हुआ। सर, किसानों को क्रेडिट मिलने में बहुत ही दिक्कत था पहले। 8.5 लाख करोड़ था 2014 में,
आज वो बढ़कर के 21.67 लाख करोड़ हो गया। सर, इस देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए। 265 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 में, वो बढ़कर के 323.55 मिलियन मेट्रिक टन हो गए। दलहन के प्रोडक्शन पल्सेस 1.52 मिलियन मेट्रिक टन था, 1.52 लाख मेट्रिक टन था 2014 में, वो आज 82.21 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गए। सर, किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाले एथेनॉल प्रोडक्शन 38 करोड़ लीटर्स था 2014 में, आज वो 434 करोड़ लीटर्स हुआ। इस ऐसे ही टैप वाटर कनेक्शन हर घर में पानी, नल से जल स्कीम, वाटर अफेयर्स वाटर मिनिस्ट्री इधर रिप्रेजेंटेड है, मिनिस्टर बैठे हैं। 1.79 करोड़ हाउसेस 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स में वाटर पहुंचा है, पानी पीने के पानी पहुंचा है 2014 में, मगर आज वो बढ़कर के 12.7 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंच गया। 2014 में सर गांवों में घर आवास बनाने के कार्यक्रम, रूरल हाउसेस 1.79 करोड़ था 2006 से 14 तक बनाए हुए, मगर आज वो 2.9 करोड़ तक पहुंचे, 55% इंक्रीज। सर, यूनिवर्सिटीज इस देश में 723 थे 2014 में, आज वो बढ़कर के 1113 यूनिवर्सिटीज है इस देश में, 390 नया जोड़े गए हैं। इसीलिए आप एवरेज सोच लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 44 नया यूनिवर्सिटी हर साल में हम बना रहे हैं। एयरपोर्ट सर 74 थे 2014 में, आज 148 है। हाईवेज 91,287 किलोमीटर तक 2014 में था, आज वो 1,45,155 किलोमीटर है। वाटरवेज 2014 में एक भी नहीं था, आज 111 बन गए। ऐसे ही मेगा फूड पार्क 2014 में 2 ही थे देश में, आज 23 है। सर, ग्लोबल रैंकिंग में हमारे देश 2014 में 10वीं रैंक में था, आज हम ऊपर आ गए 5वीं रैंक में। सर, इसके अलावा बहुत सारे रैंकिंग है, मगर उसमें एक विषय में बोलना चाह रही हूं, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, जो महिला के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 2014 में 167th रैंक में थे, 13 का रैंक है 167, आज वो रैंक 97 तक आ गए हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सर, जरूर बोलूंगी। सर, एक्चुअली सर मुझे एक विषय बोलना चाहती हूं, क्योंकि पूरे एक दशक को वेस्ट किया यूपीए ने, पूरे बर्बाद हो गए, वेस्टेड पूरे एक डिकेड है, क्योंकि करप्शन और क्रोनीइज्म ज्यादा था। मगर आज every crisis and every adversity has been changed into a reform and an opportunity. उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, वेरस यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन था कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। सर, कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे,
ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा है वो करप्शन, वो भतीजावाज, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहां। मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूं कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में TMC, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे। क्या बात करते हैं? क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए, और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण एक है सर। सर जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत हैज बिकम no longer remains a passive adopter of technology, but it is an active provider of technology पूरे दुनिया का। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम UPI को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, USA, सऊदी अरेबिया, UAE और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे UPI पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है, डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है, और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोगों को दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के वर्किंग पेपर में मैं कोट कर रही हूं, इंडिया हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation, unquote. ये IMF भारत के अचीवमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है सर। इसीलिए मैं बोल रही हूं हमारी पॉलिसी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स,
has helped in building this digital infrastructure, and that can be seen. The recognized startups in India have increased 19 times between 2016-17 to today. And from importing technology, India is now exporting technology to countries which so need it. आज हमारे देश में record numbers of patents, designs and trademarks register हो रही है. यूनिकॉर्न्स आपको मालूम है 106 हो गया है, जब 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे इस देश में. सर, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूं. सर, वी हैव बीन ड्राइविंग, we have realized that the banking sector needs to be healthy, and therefore we took a lot of measures. And much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. The evergreening करने के वजह से वो NPA कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए. मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए. उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं. और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं. इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं. सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज सॉरी oh yes, I'll have to do that because you're twisting the write-offs. Chaos. Sir, रायता और राइट ऑफ में कंफ्यूज कर रहे हैं. वो भी है. Sir, public sector banks have record profits of over 1 lakh crore. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. Gross NPAs and net NPAs are at a decadal lows. And हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं हम. इससे पहले जो बैंक का हालात था उससे वो उभर कर ऊपर आकर के अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज हेल्थ उनका अच्छा है. SBI has become the most profitable company. In Q1 of FY 23-24, SBI earned 18,537 crores as profits. Sir, वो डेट लेडन नाइटमेयर के इकोसिस्टम से आज पिलर ऑफ जन कल्याण बन गए हैं हमारे बैंक्स. वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया है और आज ट्विन बैलेंस शीट का एडवांटेज है हमारे लिए. कंपनियों भी और बैंकों भी आज प्रोफेशनली मैनेज हो रही है. सर, हमारी डीबीटी का स्टोरी एक उदाहरण बनती है दुनिया भर के देशों के लिए. उसमें मैं कहना चाहती हूं 2013-14 when DBT was operationalized, यूपीए के समय में डीबीटी ऑपरेशनलाइज हुआ, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रही हूं. मगर ऑपरेशनलाइज होने के बाद सिर्फ 7,367 crores were transferred in 13-14. I want to say now that from that amount, DBT transfers have increased 5 times by 2014-15 itself. Now, in the last financial year, which is ending March 23, 7.16 lakh crores have been transferred through DBT, and वो DBTs 693 crore transaction के द्वारा हुआ है. कहां है 7,367 crore और कहां है 7.16 लाख crore?
इतना फर्क है क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में अभी डीबीटी उपयोग कर रहे हैं। इन 9 years of this government, more than 30 lakh crores have been transferred. So Congress says the entire credit for DPT should go to them. But never. The truth is, the opposition-led Congress never wanted it to be implemented. They just did a lip service because the well-oiled machinery of the Congress family and the dynasty was benefiting by leakages, and this has been established by very many CAG reports. So, plugging leakages, I want to highlight the fact, by plugging leakages, government welfare programs have allowed the government to go and to save 2.7 lakh crores. हम बचत किए हैं 2.7 lakh crores. ये गलत तत्वों के वजह से, मिडलमैन, दलाली और नेफेरियस एलिमेंट्स के वजह से पब्लिक मनी को लीक करवाने के लिए जो काम होता था वो अभी बंद हो गया है. Sir, just take the example of 2 scams, 2G scam and coal scam. 3.56 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ. हम मगर डीबीटी के द्वारा 2.76 लाख करोड़ का बचत दिखा रहे हैं क्योंकि लीकेजेस को बंद कर दिया, दलाली को बंद कर दिया. 2.76 लाख करोड़ हम सेविंग में दिखा रहे हैं. सर, लॉन्च करने में एक मजा है, स्कीम लॉन्च करते जाओ, मगर उसका पालन और इंप्लीमेंटेशन में कोई सख्ती दिखाना नहीं है. वो है कांग्रेस का नियत. बार बार बोलते हैं जन औषधि केंद्र भी हमारा प्रोग्राम है, हम ही लॉन्च किए हैं. हाँ, लॉन्च किए हैं जरूर, हवा में रह गए हैं, जमीन पे लोगों के पास नहीं आया वो जन औषधि केंद्र. मैं ये बात बोलना चाह रही हूं कि आखिर हम लोग ग्रास रूट्स और ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए जन औषधि केंद्र का प्रोग्रेस आपके सामने में रखना चाहती हूं. सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि केंद्र was to make sure that at least one जन औषधि केंद्र और स्टोर will be in each district. जब यूपीए ने लॉन्च किया उस समय उनके मकसद ये था कि जन औषधि केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो. मगर 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 80 लॉन्च किए हैं यूपीए, सिर्फ 80. इस देश में तब मान लीजिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रहते थे, अभी तो 700 से ज्यादा हो गए. 600 में से सिर्फ 80 तक पहुंचे, 8 से लेकर 14 तक, 2008 से 14 तक. सो लॉन्च करने में खुशी है मगर इंप्लीमेंट करने में नहीं. मगर हमारे नीयत अलग है, इंप्लीमेंटेशन के ओर है. लोग वेट करते रहे और वेट करते रह गए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा जन औषधि केंद्र और हम सस्ते दवाएं खरीद पाएंगे, मगर नहीं हुआ उनके कार्यकाल में. PM Modi himself felt the pain of how high prices of drugs are affecting normal middle class and poor family. As a result, he took direct interest in it and made sure Jan Aushadhi Kendra are implemented and opened in every district. If you see the progress between 2014, every year the numbers increased. In 1 year, the number of stores tripled from 80 to 279, 15-16 mein. And then it became 1080 in 16-17. The target of opening 3,000 kendras was achieved in December 2017. Sir, now साल में अभी 9,484 जन औषधि केंद्र देश भर में है. And these Jan Aushadhi Kendras have nearly 50 to 80% cheaper medicine, which benefits the middle class, which benefits the poor, and nearly 1,800 drugs are available there. 285 surgical equipments are also available सस्ते में. इसीलिए हम ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्चिंग में मजा नहीं है, एक्चुअली एग्जीक्यूट करके दिखाओ, उसमें जनता का हित है.
सर क्योंकि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस 700 से लेकर 1341 हो गया है अभी। 2014 में 700 ही थे, आज 1341 मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल सीट्स जिससे आपको डॉक्टर्स जरूरत है देश में, उस समय 2014 में 82,466 सीट था, आज 1,52,129 सीट्स अवेलेबल है सर। 69,000 सीट्स नया ऐड हुआ है सर। एम्स के बारे में बहुत चर्चा होती है इस सदन में। 2014 में 15 एम्स थे, आज 23 एम्स है इस देश में। और मैं और एक विषय बोलना चाहिए इस विषय में, सॉरी यस सर, मैं 14 में एम्स 7 थे सर, मैं गलत 15 बोल दिया। सर एम्स के बारे में, सर एम्स के बारे में सीनियर मेंबर Thiru T.R. Balu had expressed his concern about AIIMS in Madurai. Sir, I want to say some particular details on that. It was very disappointing, sir, that such a senior member had to say, is it not something of this wordings, I'm saying it in English, is it not shameful on the part of the PM that he has to borrow from Japan, JICA, to build our AIIMS? So I just, Tamil mein, sir? He spoke in English, sir. I'll say, speak in English. No, don't worry. Sir, my reply will be both in English and Tamil, sir. Both. I am not quoting in English or Tamil, whichever honorable member said. It is recorded and everybody is heard. But my reply, thank you to you, sir, because you've given me the permission, will be both in English and Tamil. Sir, thank you. Sir, AIIMS, first I'll say it in English, sir. AIIMS in Tamil Nadu, Madurai. Sorry. Sir, AIIMS in Tamil Nadu, sir, is being set up in Madurai. The total project cost is 1,977.80 crores. And the loan amount is 1,627 crores. Sir, I want to be clear and I want this to go on record. Since this is a central sector project, the center has taken the entire loan and there is no burden on Tamil Nadu government. It forms a part of a central borrowing. GOI, Government of India, has similarly funded through JICA loans high-speed train of Mumbai-Ahmedabad bullet train project, which also comes under central sector. So the servicing entirely of that loan is done by Government of India. Now, in other states you have established AIIMS, but in Tamil Nadu you have not yet established. I want to say treatment is no different. If anything, AIIMS in Tamil Nadu receives one additional benefit. I'd like to put that on record. Normally, AIIMS usually has 750 beds, whereas AIIMS Madurai will have 900 beds. 750 plus 150 beds, because infectious block is also being added. Infectious disease block is not also getting added. Sir, MBBS classes with 50 students has already started from April 2022. April 2022. In a temporary accommodation, and that medical college in temporary accommodation is in Ramanathapuram. Currently,
Sir, 1 minute, sir. If you will allow me, I will continue and they can always have their objection said to what I'm saying later, sir. Medical College Ramanathapuram currently has 99 students who have been admitted. Sir, Madurai it is coming. AIMS is coming in Madurai. Sir, now that, sir, will you permit me to say it in Tamil? Sir, AIMS மதுரையில கட்டப்படுறது. மதுரையில 1977 கோடிக்கான இந்த எய்ம்ஸ் 1627 கோடிக்கான கடன் ஜெய்காலேந்து எடுத்துக்கிட்டு மத்திய அரசு கட்டுது. மத்திய அரசின் செலவுல கட்டப்படுது. மத்திய அரசு இந்த லோனை தீர்த்து வைக்கும். தமிழ்நாடு அரசுக்கு இதன் மூலமாக ஒரு விதமான கடன் உபாதையும் இல்லை. இந்த லோன் மத்திய அரசோட லோனு, இது தமிழ்நாட்டுக்கு மேல இல்ல. அதனால தயவு பண்ணி இந்த ஹவுஸ்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது தப்பு அபிப்பிராயம் கலப்ப வேண்டாம். அதை தவிர இல்ல, எல்லா ஊர்லயும் கட்டப்படுற எய்ம்ஸ் 750 பெட் தான் இருக்கும். ஆனா தமிழ்நாட்டில் மதுரையில கட்டப்படுற எய்ம்ஸ்ல 950 பெட்டுகள் இருக்கப்படுறது. 700க்கு மேல 150. அந்த 150 கூட தொட்டு வியாதி வராம இருக்கிறதுக்கான தடுப்பு வார்டு கட்டுறதுனால, அதனால தமிழ்நாட்டுக்கு கடனும் இல்லை, நிறைய பெட்டும் கிடைக்குது. So health விஷயத்துல I have said that this is very clearly established. There is no need for Tamil Nadu to worry whether we are borrowing or whether we are building out of our own funds. It's part of our fiscal management, and JICA is one of the external commercial borrowing, and therefore it doesn't undermine the importance of AIMS that is getting built in Madurai. Sir, sir, இப்ப வரைக்கும் கடன்ல வாங்குற வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. இப்போ கட்டுறோம் சொன்ன பிறகு எப்போ போய் சொல்ல வேண்டாம் சார் இந்த அவையில. சார், கோவிட் சமயத்தில் டைரக்ட் டிரான்ஸ்பர் பெண்களுக்கு செய்யும் கரீப் கல்யாண் யோஜனா provided 80 crore poor people, vulnerable citizens food. Sir, in this, Professor Saugata Rao asked about poverty, and one of our honorable members stood up to say about poverty. I want to read the IMF working paper, April 22, which says, subsequently, मंत्री जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सदन ने ये तय किया था कि नारेबाजी नहीं होगी, तय किया था ना। और मेरा मानना, बीजेपी वाले और कोई भी दल वाले नारेबाजी करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कह दिया उसके बाद कोई नारेबाजी करेगी तो व्यवस्था मेरी है। आप फिर क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? जब व्यवस्था दे दो, व्यवस्था से सदन चले। माननीय वित्त मंत्री जी, these are hard facts that I've given on the data, sir. Sir, poverty alleviation, somebody was raising that question, and one of our honorable members stood up to say, but I want to read this. IMF working paper, sir, of April 2022. I'm quoting it. Subsequently, the doubling of entitlements in 2020, जहां भारत सरकार ने रेशन डबल किया और टोटली मुफ्त में दिया, उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली, सर, मोर तमिलनाडु विषय है सर, नहीं वो सुनकर जाए सर, बहुत सारे और तमिलनाडु का फैक्ट्स है, सुनना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं? ये ஓடுறீங்க தமிழ்நாட்டை பத்தி உன்ன நிறைய விஷயம் நான் சொல்லணும், ஓடிடாதீங்க। ஒருவேளை போனா கூட போய் டிவில பாருங்க, தமிழ்நாடு விஷயம் இன்னும் நிறைய சொல்றதுக்கு இருக்கு, நான் சொல்றேன், அதை டிவில போய் பாருங்க। Sir,
Sir, more matter on the aims of Madurai, sir. Budget was increased from 1,200 to 1,900 crores. लैंड एक्विजिशन लेट किया तमिलनाडु में, इसलिए तो वो लेट हो गए, भाग गए. सुनने में डर हो रही है उनको सच्चाई. लैंड एक्विजिशन लेट பண்ணதுனால 1200 கோடியில இருந்து 1900 கோடி வரைக்கும் போன அந்த பட்ஜெட் இன்னும் நடக்காம இருக்குன்னா அதுக்கு படி அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமே தவிர மத்திய அரசு மேல இல்ல. அதே சமயம் கோவிட் சமயம்ல விசிட் பண்ண முடியாம போச்சு. Because of COVID, the site inspections could not happen. And as a result, they could not speed up the work. I can understand the difficulty of the state government. But no, I don't want to hear. Unfortunately, there's more to say, more facts to say on Tamil Nadu, and I'm sure honorable members will see it on the television. But I will say it nevertheless. Sir, I want to highlight that IMF working paper, sir, which was issued in April 2022. Subsequently, I'm quoting, the doubling of entitlements in 2020, doubling meaning Prime Minister Modi, where ration was only 5 kg per person, gave another 5 kg and gave totally free for 80 crore people. So referring to that, subsequently the doubling of entitlements in 2020 helped maintain extreme poverty at the low of 0.8% level. Without any food subsidies, extreme poverty in the pandemic year would have increased by 1.05%, and lower middle income poverty would have increased by 8%. This is IMF recognizing Prime Minister Modi's Garib Kalyan Anna Yojana and saying that stopped people from going into poverty. Sir, lots of steps have been taken for containing inflation. I want to highlight some of them specifically because people are requiring of that kind of a steps because we want to contain inflation. So I want to recognize the group of ministers which has been taking timely steps to contain the high prices which are hitting common citizens. So, tour import in the current year is higher than that of the Kharif season, that of the corresponding year last year. Shipments from Mozambique are on the way. In the case of urad dal, sir, current Kharif sowing is 14% lesser than before, and for this 3 lakh metric tons of urad is expected to be imported from Myanmar, and therefore that will also cool the prices down. Sufficient stocks of domestic moong is available, and therefore aggressive disposal measures are also being taken. In respect of masoor, sir, domestic and global availability positions are comfortable. The procurement of imported masoor stock has also been initiated, and that will also add to the buffer. There is also a conversion of chana into chana dal so that for retail disposal under the Bharat Dal initiative, which has been launched on 17th July 2023. Another 3 lakh metric tons of onions for the buffer has also been in procurement completed. I also want to add, sir, procuring of tomatoes from tomato growing regions of Maharashtra and Andhra Pradesh and also Karnataka, and distribution of these through cooperative societies like NCCF, NAFED are all happening. Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi and Rajasthan, this has already started from 14th July, and this will continue. Also in Delhi, mobile vans are distributing as outlets of NCCF and NAFED and also the Kendriya Bandar. As on date, sir, NCCF has distributed 8,84,612 kgs of tomatoes in Rajasthan, Delhi, NCR and Uttar Pradesh, and this will continue in the coming days, and this will be increased also. Also, through the ONDC, the Open Network for Digital Commerce, Delhi NCR region citizens can procure tomatoes. Already prices in Andhra Pradesh and Karnataka, the wholesale mandis of tomato
has started coming down below 100%, 100 rupees, and we expect this to also help us. As of today, sir, we have booked tomatoes from Kolar Mandi and coming to Delhi, and this will be coming at 85 rupees per kg. Also, the wholesale price in Andhra Pradesh, as I said, has already started coming below 100. We have also initiated imports from Nepal by removing the import restrictions, and the first lot of tomatoes from Nepal are likely to reach Varanasi, Lucknow, Kanpur by Friday itself. NCCF is planning a mega sale of tomatoes in Delhi NCR region at a subsidized rate of 70 rupees this weekend and covering all the nooks and corners of Delhi. So I want to highlight the fact that on these essential commodities, we are taking enough steps, but more will also be taken because we are conscious that people need essentials at an affordable price. So COVID management also tells a lot about how we were able to, sorry? The Minister has already placed all these statistics. So it's again a repetition. So you don't want data? So just to highlight what measures have been taken to make sure the recovery happens well. Manufacturing, we brought in PLI schemes and ease of doing business reforms. Taxation, we brought in faceless income tax, repealed retrospective taxation, we brought in transparency. ECGLS has benefited 14 lakh MSMEs. One Nation, One Ration card has benefited the common man, particularly the migrant workers. Credit for street vendors is now available under PM Swanidhi without any kind of collateral. Diversified opportunities in coal has resulted in several minerals being now freely available. Account aggregator has come in play, and also limited liability partnership have been provided a lot of ease of doing business. So I will move over to talking about, sir, inflation, of course. If I give data, it's not comfortable for many of them to hear, but it is a matter of fact, sir, that opposition-ruled states have not reduced the price of fuel, as a result of which inflation in those states are still continuing to be high. Rajasthan is one of them. Bihar, Kerala, Telangana are all still keeping their fuel price high. West Bengal. Punjab, in fact, has gone to increasing the price of fuel. As a result, inflation pressures are being felt, although Prime Minister Modi twice reduced the price by cutting down on excise duty. Sir, MSME, I had a few things to say, but for the constraint of time, I'll move over to talking on how Modi ji has kept the whole nation in mind. North, East, West, South, all of them have been given several important projects. Sabka Saath works out, sir. East, for instance, 5 fertilizer factories have been saved from closure. 4 of them in eastern India: Gorakhpur, Barauni, Talcher, and Sindri. Northeast, actually, a special program called PM Divine was given, as a result of which 6,600 crore fund reached the Northeast for livelihood development, social development, and infrastructure development. Capital expenditure has also been given as grants to many of the states. So Northern India, in fact, particularly Jammu and Kashmir, benefited after Article 370 has been removed. An immense lot of progress is being made in J&K. I want to focus also, sir, on the central India, where commencement of commercial coal mining has actually helped the states. Now, production of wheat in Madhya Pradesh has increased from 174.8 lakh tons to 352.7 lakh tons in the last decade. Madhya Pradesh's share in wheat export is now 46%. And also, if you look at it, paddy also is now being produced on a higher number. 53.2 lakh tons is now 131.8 lakh tons. So, actually, G20 is a forum where Prime Minister Modi has showcased all India
The meetings are happening in every state of India and not confined to any one particular. So Sabka Saath is now showcased in so many different ways. I want to emphasize, because I'm from the south, sir, I just want to highlight that Prime Minister Modi recently announced redevelopment of railway stations. 508 railway stations are being redeveloped, of which 76 are in South India. Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana. And 2,286 crores are being used for the redevelopment of 76. And again, sir, 6 Vande Bharat Expresses are running in all the southern states, 5 of them. So 6 Vande Bharat in 5 states are being now deployed. Mega integrated textile region and apparel parks Mitra are being set up all over the country. 3 out of the 7 which are being set up all over the country are being set up in South India. In the union budget, sir, the budget for Mitra has been increased from 3 crores to 200 crores. Now, the 3 Mitra parks are in Tamil Nadu, Telangana and Karnataka. So, Jal Jeevan Mission, I've already explained, I wouldn't go into the details. Each one of the states has received schemes, whether it is Awas Yojana, Swachhata, I can go into the details, but I just want to highlight tax devolution, an important fact, sir. 2004 to 14, 3.56 lakh crores were devolved to the states, whereas up to between 2014 and 2023, with one more year to go, we have already devolved 10.69 lakh crores. Where is 3? Where is 10.69? So I want to highlight that. Similarly, grants given to states, sir, I just want to highlight that between 2004 and 14, 2.18 lakh crores were given as grants to states, whereas now, till 2023 March, 9.38 lakh crores have been given as grants to the states. Sir, you are aware that we gave special assistance to states on capital expenditure, which is a 50-year loan, interest-free, being given to all the states. From 2020-21, the COVID year to today, we have given 25,000 crores, 25,245 crores to 5 states in the south as interest-free capital assistance, special assistance on capital. So, sir, I now just go to those specific members who have raised issues. Honorable Member Supriya Sule is seated here. She raised a question about doubling of farmers' income. I want to highlight, sir, many steps have been taken to reduce input cost of the farmers, which leaves more money in the hands of the farmers themselves and therefore increasing their net income. I'll just specifically flag up those specific benefits which will result to the farmer. Domestic urea prices did not increase in spite of the international prices going 10 times higher. Approximately 300 a bori is continuing to be 300 a bori, although international import prices were touching 2,980 crores, 2,090 rupees also. So, where is 2,900 and where we have retained the 300 per bori without any change? The central government, because Prime Minister Modi was clear, you will not burden the farmers, so we have not increased the price. Nano urea is now being produced in India itself, developed in India itself, which will produce the need for the total quantity of urea by farmers, because this is far more efficient. Fasal Bima Yojana, sir, 1.33 lakh crores have been settled as claims for the farmers. So that has also come of help. Minimum support price, yesterday Honorable Home Minister explained about it, so I won't go into the details. E-NAM has also now played vital difference in the one nation, one market. Many of the farmers are now finding better prices through E-NAM. PM Kisan, sir, was launched. It provides 6,000 rupees a year.
supports 8.5 crore farmers and more than 2.5 lakh crores have been devolved or transferred since its launch in 2019. Sir, Swamitwa scheme, record of rights, 1.36 crore records of rights have been given in 3.56 villages have been notified. Sir, with all this, I'm sure the farmers' income and the money in their hands will increase. Sir, yeah, that has been answered even in the budget session, sir. Sir, there was one question raised again by Honorable Member from Tamil Nadu, not here unfortunately, but I will take the opportunity to answer it. You have installed the Sengol in the new parliament with great fanfare. Sengol. But do you really know the history of Tamil Nadu? Have you heard of the Pandyan Sengol? And also, do you know the story of Kannagi? Please read Silapadigaram. Don't impose Hindi. All this was said, sir. I just want to highlight the fact that Sengol, particularly as given to our first Prime Minister, was also given by the Adinis, who are a unique institution for Tamil Nadu. Now, the same party has no objection when that sacred Sengol has been treated as a walking stick for Prime Minister Nehru. It was kept in a private house and it was used as a chadi, not Sengol. No, it can be, but it was also titled Kai Tadi, walking stick. You should be fair, Shashi Tharoor. It was lost in history. It is. I was going to talk about it. I will talk about it. I'm glad you raised it. It was forgotten in history. It was forgotten and kept in some kind of a museum which says it's a walking stick. That doesn't hurt the Tamil pride, sir. Is that not an insult to the Tamils? So, when Honorable Prime Minister restored it to its rightful place in Lok Sabha, it becomes an issue. That's an insult to the Tamils. Would you not want to raise about it? Sir, it was ignored for decades. Now, Tamil Nadu, Kashi Tamil Sangamam actually showed how Tamil Nadu and Kashi have very, very deep connections. Tamil New Year's Day was celebrated by Honorable Prime Minister. I don't know if Dr. Murugan is here. He went to his house and celebrated Tamil New Year's Day. And the first time you've heard Tamil being quoted in UN, and in his Man Ki Baat, so many times he is referred to Tamil. And also, more than 10 to 12 quotes have been taken from Purananuru or Thirukural and been used. Whereas, sir, because Shashi Tharoor is so keen on putting history right on records, I want to say he's a Malayali, but I'm glad he's also concerned about Tamil Nadu. But I would want him to please recognize the fact that it was during the UPA government, when DMK was a partner in that government, that Jallikattu, which is a very typical Tamil culture, reflective of Tamil culture, was called a Kattumirandi, barbaric game, and was banned by that very same UPA, in which the same party DMK was a member. Is it barbaric, sir? It took Prime Minister Narendra Modi to come back and permit in 2016 to have Jallikattu played in Tamil Nadu. So, the very same party which is now shedding crocodile tears should know about it. Sir, they first banned it through the Animal Welfare Board Act, and then it went to the court. And we gave a suggestion to the local government saying, don't please, you have powers to extricate it out. And when it is possible by Prime Minister Modi, why couldn't they take it? First of all, who put it as a barbaric game? Oh, Kodikunil Suresh, don't try to score a point. Who put it as a barbaric game? You. So, sir,
राहुल है, बैठो, राहुल देख लिया, बैठो. Sir, Honorable Member Kanimudi also said, stop imposing Hindi on us. Please read Silappadigaram. That will give you very many lessons to you all. I want to say, sir, in Tamil Nadu, for over several decades, pala natkalaga Tamil Nadu, pala varshangalaga Tamil Nadu, இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் என்ற பெயரில் ஹிந்தியும் சம்ஸ்கிருதமும் கத்துக்க கூடாது அது ஒரு திணிப்பு இருந்தது. நாங்க யாரும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ கத்துக்க முடியாத அளவுக்கு திணிப்பு இருந்தது, கொள்கை மூலமான திணிப்பு. உங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கக்கூடுமோ தமிழை வளர்க்கறதுக்கு, அந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தர தமிழோ சம்ஸ்கிருதமோ ஹிந்தியோ படிக்க கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் உங்ககிட்ட இல்ல. இருந்தாலும் நீங்க ஹிந்தியை வளர்க்க கூடாது, தமிழதான் வளர்க்கணும்ன்ற அந்த ஆணவத்துடன் எங்க யாரையும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ படிக்க விடல. இது நான் I'm telling my lived experience. It is that Tamil Nadu which stops every individual from learning Hindi or Sanskrit. Today, in the name of language, they are coming and telling us, read Silappadigaram. I want to tell them about Silappadigaram. Sir, there was someone very eminent by name Maposi, Mailai Ponnuswami Sivajnanam. He was given the title Silambu Chelvar. In 1951, he was an authority on Silappadigaram. He was an authority. And an honorable member tells us, you read Silappadigaram, you will get to know a lot. I would want to read Silambu Selvar Maposi's words, which he wrote in 1951 in Tamil Murasu. I am quoting, sir. Silappadigaram. Sir, Silappadigaram, Nam Dravidar Allar, Tamilar. Silappadigaram, Nam Dravidar Allar, Tamilar. நமது தாயகத்தின் பெயர் திராவிடம் அன்று தமிழகம், அதன் வடக்கெல்லை விந்தியம் அன்று வேங்கடம், தமிழ்நாட்டு அந்தனர் ஆரியர் அல்லர் தமிழர் என்கிறது. மற்றும் தமிழருடைய பண்பாடும் பழக்க வழக்கங்களும் பெரும்பாலும் வேங்கடத்திற்கு வெளியே உள்ளவர்களின் பண்பாடுகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களுக்கும் வேறானவை ஆயினும் விரோதமானவை அல்ல என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. Unquote. Sir, I'll just give you a summary. Silappadigaram tells us that we are Tamils, not Dravidars. நமது தாயகத்தின் பெயர், that is, sir, honorable member should have asked that question to honorable member Kanimudi, saying, why are you talking about Silappadigaram? This is not vote of confidence. But now that it is raised, it's my duty to answer. Because she tells us, you should read Silappadigaram. I want to tell how Prime Minister Modi implements Silappadigaram's principles. Sir, Ek Bharat Shreshta Bharat, ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம், அதன் மூலமாக சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது. மாபோசி அவர்கள் சொன்ன அதே விளக்கத்தை தான் பிரதமர் மோடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு. தமிழ்நாட்டில் அது எல்லாருக்கும் புரியும். ஆனா நாங்க அரசியல் பண்ண விரும்புறோம், உண்மையை சொல்ல விரும்பல. அதனால சிலப்பதிகாரத்தில் உன்ன ஸ்பிரிட் திராவிடர் அல்லர் தமிழர். We are Tamils, we are not Dravidians. We are our motherland is Tamilagam, not Dravidam. அதே சமயத்தில் நம்மளோட வடக்கெல்ல, that northern border is Vengadam and not Vindhya. And again he says, beyond Vengadam, if people's cultural habits and practices, daily lives are in one form, they may be slightly different, but they are not very opposite to us. So it talks about countries' oneness, India's oneness, whereas a separatist language, I'm not saying she is speaking it, but a separatist language influences the kind of language with which honorable member tells Prime Minister, read Silappadigaram. Sir, lastly, I know you've been very indulgent with the time. Lastly, sir, honorable member Kanimudi spoke about Draupadi in Mahabharata. I was very touched.
Draupadi in Mahabharata, she actually claimed, and I agree, was humiliated. She was stripped, Draupadi. Sir, about women, about stripping, about demeaning women and shaming women, all of us will have to feel really very seriously. And I'm sure she has that concern. I don't undermine that. I agree. She's got the concern. But I want to highlight one thing, sir. Women suffering anywhere, Manipur, Delhi, Rajasthan, anywhere, we'll have to be taking it seriously. No politics played on it. But, Madhya Pradesh. But I want to just remind Honorable Member Kalimuri and remind this entire House of one incident, sir, of one incident which happened on 25th March 1989 in the Tamil Nadu Assembly. Again, a Sabha, a very sacred Sabha. And what was it? Then she hadn't become Chief Minister, leader of the opposition, first woman. That first woman. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly, she was the leader of opposition. Her sari was pulled, and the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made fun of her. You're talking of Kaurava Sabha? You're talking of Draupadi? Has DMK forgotten Jayalalitha? You pulled her sari. You demeaned her. Sir, that day, Jayalalitha took a oath that she will never come to the house unless she becomes Chief Minister. And 2 years later, believe, all of us know it, she returned as Chief Minister of Tamil Nadu. That party, which was in power at that time, sitting in the assembly, leader of the opposition, sari being pulled, today talks about Draupadi? Unbelievable. 25ஆம் தேதி மார்ச் மாசம் 1989 அப்ப லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் எதிர்கட்சிக்கு தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதாவோட புடவையை பிடிச்சி இழுத்த கட்சி, ஜெயலலிதாவின் புடவையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு, சுப்ரியா ஜி, டோன்ட் ஸ்டாப் மீ, யூ ஆர் a woman, how dare we talk about this? And Jayalalitha walked out of the house and said she will not come. அந்த சபையை விட்டு ஜெயலலிதா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வெளியில போனாங்க, நான் திரும்பி வரமாட்டேன், வந்தா சீஃப் மினிஸ்டரா வருவேன்னு. அந்த கட்சி டிஎம்கே இன்னைக்கு திரௌபதியை கோட் பண்றாங்களா? என்ன அநியாயம் இது! அதுல இன்னும் விவரமா திரௌபதி அப்ப கடவுள் சொன்னாரு, கடவுள் வந்து உதவல, சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்ப சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் யாருங்க? தமிழ்நாட்டு எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? டிஎம்கே சேர்ந்த எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காதா? அதனால சார், thank you very much for having given me this opportunity, and I hope vote of confidence will be squarely defeated. श्रीमती राजश्री मलिक. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विजु जनता दल पक्षर मते आज अनास्था प्रस्ताव पर वक्तव्य रखिबार सुजोग देथिबारु मु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद देउछि सर। सर्वप्रथम मु कहि रखे ए प्रस्ताव को मु ए अनास्था प्रस्ताव को मु ग्रहण करि पारु नहीं एवं विरोध करूछि। सर, ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अक्लांत परिश्रम तथा ओडिशावासी स्नेह, श्रद्धा एवं विश्वास जोगु आज ओडिशा अन्य बड़ बड़ राज्यों को पछरे पकाई एक विकासशील राज्य मान्यता पाई। Please let the house be in order, please. Please, honorable ministers, please let the house be in order, please. Welcome. Yes, ma'am.
ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अक्लांत परिश्रम तथा ओडिशावासी स्नेह श्रद्धा एवं विश्वास आज ओडिशा अन्य बड़ बड़ राज्यों को पछरे पकाई एक विकासशील राज्यर मान्यता पाइछि एवं विश्व स्तर रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। स्वच्छ एवं गतिशील शासन द्वारा ओडिशा अर्थनैतिक क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन मध्य करि पारिछि। ओडिशार आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अन्य राज्य तुलन में कमिबारे लागिछि। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नुहे सर बरं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जोगु आज ओडिशा एक सोशल स्टेबिलिटी संभव हो पारिछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सर्वदा ओडिशार विकास को गुरुत्व दे आसिछन्ति। कथा कम काम बेसी रे विश्वास रखुवा नवीन बाबू सर्वदा अन्य राजनैतिक दल सह सार समदरतार कथा मध्य कहि आसिछन्ति। एही संघीय व्यवस्था रे राज्य एवं केंद्र सरकार मध्य उत्तम समन्वय तथा कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रे बिजु जनता दल सर्वदा प्राधान्य दे आसिछि। सार संसद रे जनसाधारणकर विभिन्न समस्या आलोचना करिबा पई बिजु जनता दलर समस्त सांसद प्रतिश्रुतिबद्ध एवं यह संभव हो जेतेबेले केंद्र तथा राज्य मध्य उत्तम समन्वय सह राजनैतिक स्थिरता रहिबो। सार बिजु जनता दल बुझिछि केवल डेवलपमेंट काम रे विकास हुए नहीं बरं विकास सेतेबेले हबो जेतेबेले प्रत्येक ओडिशावासी सशक्त और सुदृढ़ हेबे। सार आमे जानिछे जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता एही कथा को सत्य रे परिणत करिबा पई नवीन बाबू आज ओडिसा रे महिला मानकर पई एपरि एक परिचय सृष्टि करि पारिछन्ति। सार मु कहि रखिबा को चाहे ओडिसा रे मिशन शक्ति द्वारा आज 80 लाख रु ऊर्ध्व महिला आज एसएचजी महिला स्वावलंबी हो पारिछन्ति। आज माटीए केवल घर भितर सीमित हो रही नहीं आज तार यात्रा एसएचजी रु एसएमई पर्यंत घरर चारिकांथरु बाहरी देश बाहर को जाई पारुछि एवं शिल्पोद्योगी भाव में एक निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। केवल अर्थनैतिक स्तर रे नुहे माटीए आज राजनीतिक स्तर रे निजर प्राधान्य विस्तार करि पारिछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजन 50% रिजर्वेशन महिला मानक पई पंचायत स्तर रे आज 55% महिला सार पंचायत स्तर रे आज जीतिकी आसिछन्ति एवं 30 जिल्ला रे सार जिला परिषदर अध्यक्ष मध्यरु 21 जन महिला अध्यक्ष हो पारिछन्ति। सार केवल एतिकी नुहे सार वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करबा पई माननीय मुख्यमंत्री एवं बिजु जनता दल सबबेले दाबी करि आसिछन्ति। 2018 रे माननीय मुख्यमंत्री को चिठी लिखि रिक्वेस्ट करथिले एवं अन्य 22 राजनैतिक दल को मध्य अप्रोच करथिले। 2019 रे ओडिसा रे प्रथम राज्य थिला सार जे 33% रिजर्वेशन अनुसार लोकसभा रे महिला मानक प्रार्थी करथिला एवं आज आमे सार 5 जन महिला आज संसद को आसी परिछु। सार आज मु मध्य पुणी थारे आदरणीय प्रधानमंत्री को वुमेन रिजर्वेशन बिल उपरे उचित पदक्षेप नेबे बोली मोर आशा रखिबी एवं दाबी मध्य रखिबी। सार Yes. ओडिशा हेउ Yes, मणिपुर please. हेउ सार 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 जे कोनोसी अन्य राज्य सबुठारे महिला मानकर सम्मान अपरिहार्य ता नहले ए देश ए जाति ए समाज आगो को बढ़ी परिबो नाही। एभली एक संवेदनशील मन आज जदि मणिपुर घटना रे आज 140 कोटी देशवासी मुंड आज तल को नहीं जाइछि। नारी को सम्मान समस्त देशवासी गुरुदायित्व रही सम्मान देबा। सार केवल महिला कहीं ओडिशा रे प्राय 39% हेउछन्ति सार अनुसूचित जाति और जनजाति। बिजु जनता दलंकर सांसद माने उभय गृह रे सब बेले दाबी करि आसिछन्ति हो मुंडारी भूमि जब धन्यवाद धन्यवाद 8 शेड्यूल रे स्थान दिया जाऊ। श्री असउद्दीन ओवैसी I will conclude sir 2 minutes within 2 minutes sir please 2 minutes last sentence concluding sentence please सर जनजाति मानकर भाषा संस्कृति परंपरा पाई ऐतिह्यर विकास पाई संरक्षण पाई ओडिशा सरकार 23 जिल्ला रे सर उन्नयन परिषद मध्य गठन करिसंति। yes मैम तेनु सर आज कहि रखेबा को चाहे सर प्लीज हैव द कंक्लूडिंग सेंटेंस प्लीज। सर एही फेडरल स्ट्रक्चर रे बा संघीय व्यवस्था रे राज्य सरकार रो विकास केंद्र सरकार का सहयोग बिना संभव नुहे सर। तेणु रेलवे हो एनएच हो पोर्ट्स हो बैंकिंग हो डिजिटल कनेक्टिविटी हो जेकोसी स्कीम हो सर राज्य सरकार केंद्र सरकार सहयोग रे संभव होई। थैंक यू केंद्र सरकार अर्थनैतिक और राजनीतिक स्थिरता पर देश सर विकास रो संभव होता है सर। थैंक यू वेरी मच मैम। व्हाट इज व्हाट अंडर व्हाट रूल 376 is the rule please 376 no I am asking under what rule you are making the point of order 376
376 is the rule by which, sir, wait, 376 is the Misleading rule. the House. The misleading the House. No, please. Sri Azauddin Owaisi. No. You point out the rule by which under why by. No. 376 is different. 376 is a rule by which you can raise a point of order. Under what rule you are making a point of order? That is my question. Yes, Azauddin Owaisi, please. That you do, give it in writing, no problem. If anything unparliamentary, unethical on the part of the speaker, wait, on the part of the minister, you please give it in writing, the speaker will look into it. That's all. I told, see, I request all the members a strict direction from the Honorable Speaker. Wait, your time is over. Wait, please. We have 40 more speakers. The Prime Minister has to reply today itself. So only 3 minutes to be allotted all the members. This is the time constraint. So please cooperate with the chair so that we can conclude the discussion and maximum members will be getting an opportunity to take part in the discussion. Please conclude, ma'am, with the last sentence. Last sentence. सर Wait, after this सर speech. मणिपुर घटना रे सर आदरणीय प्रधानमंत्री अत्यंत दुख प्रकाश करी दोषी विरुद्ध रे सर कठोर कार्यानुष्ठान पे निर्देश देइछंती एवं शांति श्रृंखला बजाय रखिया पई श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान मध्ये पदक्षेप ग्रहण करिसंती सर सभापति महोदय एभली एक संवेदनशील दुखद घटना पर अधिक आलोचना न करी गठनमूलक आलोचना एवं पर्यालोचना द्वारा उभय केंद्र एवं राज्यर विकास संभव बोली मु आशा करूची सर धन्यवाद सर I will. According to 380, if anything objectionable, that has to be raised at the point of time when it is making. Even you are having a chance, anything unparliamentary, unethical on the part of the speech of the minister, please give it in writing. It will be looked into by the speaker. Sir, give me an opportunity to at least express you. Tell me. Just. Sir, Madam Finance Minister, during her speech, made a very defamatory statement about an incident which happened in Tamil Nadu Assembly, which is very factually, it is a wrong statement. It is a totally unproven one. Okay. She made a statement of a person about the sari pulling issue relating to that will be looked into. That will be looked into by the speaker. I have to give my version. The speaker was sitting at the time. That will be looked into by the honorable speaker. Azauddin Owaisi, please. You have made your point. Now, Asauddin Owaisi, please. शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको टीआरएस पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था
कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया, उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं। सर, चौथा पॉइंट हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या यह आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर। सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। यह आपका कॉन्शियंस है? यह आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खिरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी, सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर, आई एम कंक्लूडिंग, 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर, मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर, पीलू खान से लेकर, अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है अंसारियों के, कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में, अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर, I'm concluding। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायीद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट
सर दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर, खत्म करो, सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत, सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को धन्यवाद श्री तीसरा प्रिंस महाज राज करेगा। शुक्रिया सर। Let us see. Okay, next, Sri Prince Raj, please. Sri Prince धन्यवाद Raj. अध्यक्ष महोदय जी। आज Sri Rudy ji, anything objectionable, it will be looked into, please. Prince Raj, please start. No. Anything objectionable, it will be looked into. That's all. No. We have to go through the records now. Prince Raj, you please start. Otherwise, I will call the other nine. सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं अपने पार्टी की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूं। सर कल 1-2 दिन से सर मैं सभी माननीय सदस्यों को अच्छे तरीके से बहुत गौर से सर सुन रहा हूं। सबों ने अपनी अपनी बातें रखी। सर हमारे सम्मानित सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा ये जो विपक्ष है उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और इतिहास बता दिया कि भाई कौन क्या करता था, क्या कहता था। आज सभी कोई साथ में बैठे हुए हैं। सर जब राज्यसभा, जब आप पे भी आ रहे हैं अभी और कि आप पे भी आ रहे हैं, जब राज्यसभा में सर जब चुनाव होते हैं, जब राज्य में जब चुनाव होते हैं तो यही सर घमंडिया पार्टी जो है, जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, वो ये करती है। लेकिन आज देखिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कोई एक जगह एकत्रित हो गए हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए एकत्रित हुए हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि भाई इस अलायंस का मुखिया कौन है? जब आप ये अलायंस 2024 में लेके जा रहे हैं तो भाई आपका मुखिया कौन है? आपका पीएम का दावेदार कौन है? सर यहां की परिस्थिति मैं बताता हूं, परिस्थिति मैं बताता हूं सर क्या है। सर यहां की परिस्थिति यह है, एक अनार और 100 बीमार, लेकिन जब वो अनार सब सामने आएगा तो देखिएगा एक एक करके सब बीमार पड़ने लग जाएंगे उस अनार को खाने के लिए। सर थोड़ा सा और हम पिक्चर अगर क्लियर कर दें। सर हम बिहार प्रदेश से आते हैं और सर आपके सदन के माध्यम से सर हम बताना चाहेंगे, सर हमारे यहां जंगल राज का राज चल रहा है। सर जंगल राज पार्ट 2 हमारे बिहार सरकार चला रही है। यहां पर जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता यहां बैठे हुए थे। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जिनके साथ हम ललन जी का बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात कर रहे हैं। सर आप इधर बात करिए। हाँ सर, जिनके साथ ये गठबंधन में हैं, उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई ये पलटू राम है। उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। प्लीज ये बोलते हैं। लेकिन ये सारा कुछ भूलने के बाद, क्योंकि सत्ता का भोग होना है, उसके गोद में जाके बैठ गए हैं। आप ये बता दीजिए, अरे इतना ही बता दीजिए, चारा घोटाला में जिसकी सजा वो काट रहे थे, बता दीजिए भाई उसका केस किसने किया? पिटिशनर कौन थे? वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी थे, वो पिटिशनर बने थे, उन्होंने जेल में भेजा। आप बोलिए आज के दिन क्योंकि सत्ता भोगना है, उन्हीं के साथ बैठ के आज सरकार बनाए हुए हैं। क्या बिहार बदहाली की स्थिति में नहीं है? आप ही लोग मिलकर कहते हैं कि भाई यहां मर्डर हो रहा है, वहां लूट हो रहा है, यहां हत्या हो रही है। क्या बिहार बदहाली की स्थिति में नहीं है? आप ये जवाब दीजिए। यहां कानून व्यवस्था हो,
सरकार देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में ठप पड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है सर। लेकिन सर, ये घमंडिया गठबंधन जो है बिहार प्रदेश में जाकर बैठक करती है। 23 जून को पहली बैठक बिहार प्रदेश में जाकर करती है और पहली बैठक फेल हो जाती है। लेकिन सर, ये हम पूछना चाहेंगे, जब ये पहली बैठक आज मणिपुर की इन्होंने जिक्र किया। Yes, time is very limited. Please try. Sir, I just need to put some points, sir. I am the only speaker from my party, sir. Sir, I'll put every single point. सर, ये मणिपुर की बात करते हैं कि मणिपुर में ये हुआ, हम गए, यहाँ गए, वहां गए। हम ये घमंडिया पार्टी से, ये गठबंधन से पूछना चाहेंगे कि जब ये बिहार प्रदेश में इन्होंने जब पहली बैठक 23 जून को की, क्या वो उन जगहों पे गए जहां हिंसक वारदातें हुई? क्या उन गरीबों से जाके मिले? क्या उन परिवार से जाके मिले जिनके साथ दुष्कर्म करके जिनकी हत्या कर दी गई? क्या उनके साथ जाके मिले? सर, हम सूचीगत तौर से 3-4 हम घटनाएं के विवरण यहां करना चाहेंगे। 3 मई प्रिंसराज, सर 2 मिनट सर इनका सर कच्चा चिट्ठा खोलना भी बहुत जरूरी है सर। नवंबर 2022 में सर अरवल जिले के चकिया में सर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद घर में आग लगा दिया गया, जिसके बाद ये हुआ कि उसकी नाबालिग बच्ची और उस महिला का उसकी मां की मौत हो गई। क्या उसके घर जाने का प्रयास किया उन्होंने? हम लोग गए सर, हम लोग गए। क्या मुख्यमंत्री जी जाने का उन्होंने प्रयास किया? क्या ललन जी उनके घर जाकर उन्होंने समाप्त कीजिए। सर 3-4 पॉइंट सर और नवंबर 2022 में सर बेगूसराय में छोराई में दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या ये इन्होंने जाने का प्रयास किया? क्या ये घमंडिया गठबंधन, क्या उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया? क्या उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया? 3 मई 2023 में सर हमारे संसदीय क्षेत्र दरभंगा जिला में सर अटहर दक्षिणी पंचायत में बलाट गांव में सर एक दलित युवक, एक रोशन पासवान के नाम के लड़के को सर ईंट भट्टा पे काम करता था, उसको मार दिया गया। क्या इन्होंने संज्ञान लेने का काम किया? सर यही सर 26 जुलाई 2023 में सर दरभंगा जिला में बेनीपुर सज्जनपुर गांव में सर नाबालिग दलित के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। सर क्या ये घमंडिया पार्टी वहां जाने का इन्होंने प्रयास किया? क्या इन्होंने ये जरूरत भी समझी कि उनसे बात कर ले? और ये बात करते हैं, आज ये सिख सुनाते हैं। सर ये सर दिन दहाड़े वैशाली जिला में सर दिन दहाड़े बाजार के बीच में एक छात्रा को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाने की चेष्टा करते हैं? और यहाँ आके ये सिख सुनाते हैं सर। सर ये तो सर प्लीज बिहार का दुर्भाग्य सर। हमारे सम्मानित सदस्य आप कंक्लूड करो, अदरवाइज आई विल कॉल द नेक्स्ट प्लीज। 2 पेज नो सर। सम्मानित सदस्य सर श्री हनुमान बेनीवाल जी। सर ओके सर प्लीज कंक्लूड करो सर। सम्मानित सदस्य सर श्रीमती नंदित No, time. It is a direction from the honorable speaker. I have to obey. Sir, I am the only speaker, sir, from my party. Sir, हम एक ही सर। Sir, I'll take 2 minutes, sir. Sir, हम सम्मानित सदस्य श्रीमती नवनीत राणा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली। सर वो तो किसी पार्टी से नहीं है, उन्होंने सही कहा। Yes. नवनीत राणा जी। प्रिंसराज जी, प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज आई हैव टू। उन्होंने सही कहा कि ये सर उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सर ये जो दुर्भाग्य परिस्थिति जो बन गई है सर, इस दुर्भाग्य परिस्थिति पे सर ये इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करना चाहते हैं ये घमंडिया पार्टी जो है, जो गठबंधन जो है। सर हम आप 2-3 पेज सर छोड़ देते हैं, हम अब कंक्लूड के तरफ हम जाते हैं। सर ये बात करते हैं पीएम की विदेश यात्रा पे कि वो विदेश यात्रा करते हैं, ये करते हैं। अरे तो करना तो पड़ेगा भाई, तो कौन करे? आपने ऐसा व्यवस्था बना दिया, किसी मुल्क के साथ आपने रिश्ता अच्छा नहीं रखा। जब हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे वहां पे पता ही नहीं चलता था कि भाई भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है। आप समाप्त कीजिए ना, मौन रहते थे। लेकिन आज के जब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं पूरी सभा उनका स्वागत करता है, एक मान सम्मान के साथ स्वागत करता है। आज आपने सदन के अंदर पिछले No. Last sentence. 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. No. Okay, sir. I'll take 2 minutes, sir. No, please. 2 minutes. No. Sir. Okay, sir. Sir, ये. So, but last, sir. I'll conclude. हनुमान बेनीवाल जी, चालू तो करो इसको सर। या चालू करो। सभापति महोदय
अविश्वास प्रस्ताव पर जो पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है और इसके अंदर पक्ष विपक्ष के दर्जनों। एक मिनट लास्ट सेंटेंस। सर लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगा। नो लास्ट सेंटेंस। सर बस लास्ट। सर इन्होंने ये कहा कि 9 साल में, ललन जी ने कहा 9 साल में इन्होंने क्या किया। सर हम ये जानना चाहते हैं कि 17 साल की सरकार ने, बिहार सरकार ने 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उन्होंने क्या किया। सर आखिरी में मैं कंक्लूड करता हूं सर। मैं आखिरी में ये घमंडिया गठबंधन के लिए एक अपने, सर ये तो विदेशों के कवि का नाम लेते हैं, हम अपने राष्ट्र कवि का नाम लेते हैं सर। उनकी बात करके खत्म करते हैं सर। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की हम कविता रखना चाहते हैं, जो घमंडिया गठबंधन पे बिल्कुल सटीक बैठती है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मुख रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदर्य को धीक है। यह मुख सत्य हंता कम नहीं अधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। अब जो छल प्रचम को धन्यवाद। बाकी टेबल करा दो। इसमें सर जो भाषण बच गया उसको टेबल कर दो। आप नहीं डायरेक्ट करना। ये अविश्वास प्रस्ताव पर जो पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है। 3 मिनट 3 मिनट तो मैं नहीं बोलूंगा। आप शुरू किए, मेरा 3 मिनट तो आप वैसे ही रख दिया मेरा। जल्दी जो पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही है विश्वास प्रस्ताव पे, इस पक्ष की तरफ से दोनों तरफ से मणिपुर हिंसा को लेके सब जगह से बात की गई। सबने चिंता करी कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई, जिस तरह हथियार थानों से लूटे गए, 10,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए, और जिस तरह एक महिला का वीडियो आया निर्वस्त्र करके उसको घुमाया, इससे पूरा देश वर्ल्ड में शर्मसार हुआ। इसकी चिंता पक्ष विपक्ष दोनों ने करी। लेकिन सबसे मेरा सवाल इन लोगों से इतना ही है कि क्या आपका इंटेलिजेंसी का इतना बड़ा फेल्योर है कि मणिपुर में घटना पे घटना घटती जाए, और जो आंकड़े दिए गए वो मात्र आपने बताया कि 100-125 मौतें मणिपुर के अंदर हुई है। आप मणिपुर जो संसदीय दल जाके आया, उन्होंने जहां लोगों से मिले करे, और जो हालात वहां के थे वो ठीक नहीं है, वहां शांति नहीं है। मणिपुर के अंदर शांति कैसे स्थापित हो, हम सबको इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और जिस तरह हमारी बहनों को वह निर्वस्त्र करके घुमाया, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं हो, इस बारे में दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा तो ये होता कि प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन आके वक्तव्य दे देते, तो ये 15 दिन जो खराब हुए हमारे लोगों के बोलने के लिए, जिस तरह आप 3-3 मिनट की पाबंदी कर रहे हो, पहले तो आधा घंटे लोग बोले, अब लास्ट में 3 मिनट, तो 3 मिनट में सर नहीं बोल सकते हम लोग। हमारी भी पार्टियां, सब हर आदमी चाहता है, लोग कहते हैं लोकसभा में आप जाओ, सवाल उठाओ, बात उठाओ, कहां से उठाएंगे? ये लोग फिर सेटिंग करके वापस मिलकर अपना भाषण दे लेते हैं और हमारे जैसे लोग बीच में रह जाते हैं। तो समझ मोदे मणिपुर के साथ साथ मैं राजस्थान के अंदर जो रुक जाओ यार, आप बीच में बोल रहे हो, तो राजस्थान पे भी आ जाऊंगा। समझ मोदे, मैं राजस्थान की घटना पे भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यहाँ लोग बैठे होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का जो इलाका जहाँ से गृह मंत्री है, उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। उस कैंपस के साथ अभी कुछ दिनों पहले, और एक किसान की बेटी को भीलवाड़ा के कोटड़ी में दुष्कर्म करके उसको जिंदा जलाया जाता है। जब तक वो जल नहीं जाती तब तक उसको कोयले की भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। ये राजस्थान की घटना है। समझ में, राजस्थान में 2019 से लेकर 22 के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ गैंगरेप के कुल 7,593, और 14 से लेके जब आपकी सरकार थी 16 तक राजस्थान में नाबालिग बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा के कुल 7,084 मामले उस समय भी दर्ज होते। हमारा मकसद एक ही है कि ये नारी शक्ति को सम्मान कैसे मिले, ये अपराध कैसे घटे। मैं मांग करूंगा अध्यक्ष जी से कि 2 दिन आगामी जब सत्र हो तो नारी शक्ति के सम्मान में ये जो नारी उत्पीड़न के मामले देश में बढ़ रहे हैं, इनके लिए भी 2 दिन इस हाउस के अंदर चर्चा होनी चाहिए और प्रत्येक सांसद को बोलने का मौका मिलना चाहिए। समझ महोदय, मध्य प्रदेश के रीवा में 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 23 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई। केंद्र सरकार को महिलाओं के बढ़ते अपराध के कारण को समझते हुए कड़े कानून बनाने के साथ साथ
उन अपराधियों में भय और खौफ पैदा करने की आवश्यकता है। समग्र देश और राजस्थान में दंगों की जानकारी, ये लंबा चौड़ा आंकड़ा है। 16 से 20 तक दंगे, 16 जो दंगे हुए, उससे पहले दंगे हुए, ये शर्मनाक दंगे हैं जो हजारों की तादाद के थे। 50,000 से ज्यादा आंकड़े दंगों के इस देश के अंदर देखने को मिलते हैं। समग्र देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और भारत सरकार की बेबसी, ये जब कोई बात आती तो भारत सरकार यहाँ कहती है कि ये तो स्टेट का मामला है, और जब स्टेट अपने अधिकार मांगता है तब आप दिल्ली वाले उनको डरा के भेज देते हो स्टेट को। तो मेरा इसके अंदर रहेगा कि आप अपनी बेबसी नहीं दर्शाएं। आप ये नहीं कहें कि अनुसूची के अंदर ही तो राज्य सरकार जाना है, और जब राज्य सरकार कोई काम करना चाहती है तो आप उसके अंदर अड़ंगा डाल देते हो। तो मेरा आपसे आग्रह है कि छोटी पार्टियों को भी नहीं दबाएं, क्योंकि आप जिस एनडीए के सारे सत्ता के अंदर आए 303 पे पहुंच गए। एनडीए का बहुत बड़ा योगदान था 14 और 19 के अंदर, और अब भी एनडीए के अंदर आप ऐसे दलों को शामिल कर रहे हो जिनका एक भी एमपी नहीं है। वो लंबी मैं नहीं हूं, मैंने आपकी तरफ सुनी है, मैंने आपकी तरफ हूं और मैं इनकी तरफ हूं। मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे दम पे लड़ाई लड़ रहा हूं। समझ महोदय, नशा आज देश के अंदर जिस तरह नशा बढ़ रहा है, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि देश में करीब 62 लाख बच्चे जिनकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच है, भांग, ओपियोइड व कोकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ महोदय, किसान समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए, ये आप उनसे किसानों से पैसा भरवा लेते हो, किसान पैसा भर देता है, लेकिन बीमा कंपनियां वापस मिलती नहीं, न तो उनका कोई ऑफिस है, न उनको हम पकड़ सकते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, नहीं मिलता। राजस्थान में शायद पिछले दिनों में बेनीवाल जी एक मिनट में इसी पर समय आप समाप्त कीजिए, कंक्लूड करो। मेरी मांग है कि एमएसपी में पूरी खरीद हो, जो फसल बीमा कंपनियां घोटाले करी उनकी जांच हो। 7 अगस्त को मेरे एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जी ने बताया था कि 20 लाख किसानों पर 86,000 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है, और राजस्थान में किसानों पर 1,47,562 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है। कांग्रेस सरकार के भी जब नेता वहां गए थे, जब चुनाव हुए, तब इनके नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। मैं इनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार है और आप रेवड़ियां बांट रहे हो, तो किसान का पूरा कर्जा भी आप माफ करें। राजस्थान के अंदर पेपर लीक की घटना है, ईडी की एंट्री हो गई, हर पेपर आउट हो रहा है, और सीकर के अंदर कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में ईडी ने एंट्री करी है, वहां कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम आ रहा है, जिसमें पहले मीडिया और दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाया। मेरा ये था कि ईडी की एंट्री से कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हैं, ईडी और सीबीआई को भेजते हैं, और जब आपकी पार्टी ज्वाइन करता है उस केस को खत्म कर देते हैं। मेरा निवेदन है, समाप्त करो। एक मिनट साहब, कुछ पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। आप देखो, वातावरण बिगाड़ो मत, आप सुनो, मैं इसी मूड में हूँ आज। आपका एडिशनल समय दिया, अगर नहीं बोल पाया तो फिर वातावरण खराब करो। जल्दी मेरी बात सुनो, एक मिनट में सारी एक डेढ़, आपने इनको 15 मिनट दे दिए साहब, दो नहीं, आप 1.5 मिनट में बात, 1 मिनट से कंक्लूड करो। आप भी सिंगल मेंबर पार्टी से, आप कंक्लूड करो प्लीज। नो जान तो रखो। नो मोदी सर, वर्तमान कांग्रेस सरकार पूर्ति भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक बड़ी भर्तियां परीक्षा रद्द हुई राजस्थान के अंदर। ये क्यों हो रही है? पेपर लीक क्यों हो रहा? कानून तो बन गया, ईडी पकड़ती है, एसओजी एसीबी जो स्टेट एजेंसी पकड़ती है, लेकिन उस मुख्य सूत्रधार को नहीं पकड़ती, जिसकी वजह से पेपर आउट हो रहे हैं। आरपीसी के चेयरमैन को बर्खास्त करे। ईडी की जो एंट्री हुई है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ईडी मुख्य उसमें जाए। एक समझ बोले, बजरी का बहुत बड़ा खेल राजस्थान के अंदर हुआ, 4 लाख करोड़ का बजरी का घोटाला हुआ। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बजरी के खेल के अंदर शामिल है। मेरा यह है कि ईडी बजरी के अंदर भी ईडी की एंट्री हो, बजरी माफिया का इलाज हो। ये हम लगातार एलपी पार्टी आंदोलन कर रही है, ये मैं आपसे मांग करता हूं। एक मिनट सभापति महोदय, एक हमारा था ये बढ़ती महंगाई। सभापति महोदय, 1 मिनट में सारी बात खत्म कर रहा हूं। महंगाई 2014 के अंदर जब सरकार आई, पेट्रोल डीजल 50, 52, 55 रुपए था, आज 100 रुपए चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें कम। मेरी बात पॉइंट फाइनल कंक्लूजन लास्ट पेज। ये एक मिनट था, ईआरसीपी अच्छा बोल रहा हूँ साहब, अच्छा भाषण है, लेकिन समय नहीं है इसलिए प्रॉब्लम। ईआरसीपी जो हमारी ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, जिसमें राजस्थान के पूर्व के 12-13 जिले जुड़ेंगे, केंद्र राज्य पर डाल देता है, राज्य केंद्र पर डाल देता है। मेरी मांग है कि केंद्र के अंदर जल संसाधन मंत्री राजस्थान से आते हैं,
भाषणों से काम नहीं चलेगा, वोट लेने के वापस जाना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि इसको केंद्रीय परियोजना दिल्ली की सरकार घोषित करे। चुनाव का समय या एक मिनट समाप्त करता हूं। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान बेटियां, आप बैठिए एक मिनट हमारी पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी। उन पहलवान बेटियों का उत्पीड़न हुआ, उनका शोषण हुआ, उन्हें मुकदमा दर्ज कराने के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कौन सा महिला लोग करते हो? प्लीज बेनीवाल जी बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर, एक मिनट लास्ट खत्म करता हूं, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 50 से ज्यादा हमारे समाज के बच्चों ने शहादत दी। आपने जब बात करी, वार्ता करी, तब आपने कहा था कि मुकदमे वापस लेंगे। उन जाट नौजवान जेलों के अंदर बैठे हैं, जाट, पटेल और हमारे मराठे, जो गुजर, जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया, सबके मुकदमे देश की सरकार को। एक मिनट नो प्लीज, एक कितना आप 10 मिनट लिया ना। मेरी एक मांग ये रहेगी कि सभापति महोदय, हमारे राजस्थान से जो जिनका हमारा खून का रिश्ता है, बिश्नोई जो पंथ बना, वो जाट समाज से 99% लोग बिश्नोई बने। हमें वहाँ आरक्षण है, उनको भी दिल्ली में केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। सिद्ध जो हमारे भाई उनको मिले, काम खानियों को मिले। मेरी ये मांग है कि जो हमारे भरतपुर, धौलपुर के साथ अन्य 8-9 राज्य के जाट है, जो स्टेट में आरक्षण मिला, धन्यवाद। नेक्स्ट माओ मैत्रा जी, नो प्लीज मेरी मांग है कि एक लास्ट your mic is off, nothing is going on record. No, your mic is off. आप within 1 minute, no, आप within 1 minute से conclude करो, last point पर। या मैं मांग करता हूं साहब कि अग्निपथ जो आप लेके आए, उसका देश में विरोध हुआ और उसके बाद आपने 25% की बजाय कहा कि जो 4 साल के लिए जाएगा उसको 50% में एडजस्ट करेंगे। हम मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना वापस ले, नहीं तो दिक्कत आएगी आप लोगों को 24। और इसमें मेरी मांग है, खत्म तो कर दूं, मैं खत्म तो करूंगा इसको। अग्निपथ के अंदर मेरी मांग है, सेना के अंदर आई रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट का भी जाट रेजिमेंट की तरह गठन किया जाए, ताकि ये नौजवान भी सेना में लड़ने के लिए जा सके। सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। How much? 8 minutes maximum. Thank you, sir. Honorable Chairperson, sir, my esteemed colleagues, India and her people. I stand here today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to speak in favor of a motion of no confidence brought against an elected government that enjoys a brute majority in what used to be the world's largest democracy. The American novelist Gertrude Stein famously said that if there is no question, there is then no answer. We are here to ask the questions in our Tum Abhi Chup Raho Republic, where the Honorable Prime Minister tells the Governor, Chup Raho, where we as elected MPs in this House are routinely told, Chup Raho. This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to Raho Chup. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे. Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate, that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur, or that he refuses to go to Manipur to reassure the vulnerable, petrified people that peace and reconciliation are his mission. Which is it, sir? This is not just a no confidence in government motion. This is a have confidence in India motion. Most no confidence motions are negative motions, moved with at least a moderate probability of bringing down the government of the day. We know that's not even a possibility. We don't have the numbers. We know that. Many of my friends on the Treasury benches, allies, the BJD, the YSR, have mocked us, saying, you know, you can't bring down the government. It is doomed to fail. But we as India are perhaps the first bloc that has been forced to move a motion not to bring down anything, but to resurrect something, to resurrect India's founding principles of equality and secularism, which this government has buried 6 feet under, to resurrect the right to express ourselves in a democratic framework, which you label as high treason,
to resurrect the right of a non-homogeneous, diverse people to exist within a union of state, which your government insists on dividing into us and them. Make no mistake, ladies and gentlemen, this motion is not meant to succeed in this House. But the larger motion, the have confidence in India motion must succeed. Please. Will, when the people of India have their say soon. And it's for this reason I stand before you today. The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can. The treasury bunches have made vitriolic comments on why only Manipur. What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? I want to tell this House that Manipur is different, and I will tell you why. The issue in Manipur is of a hate crime against a particular community where it is understood that police personnel of one community, possibly the same community as the Chief Minister, handed over women of another community to be raped and pillaged by a mob and made every attempt to prevent those women from seeking justice. The issue is that two communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades. 6,500 FIRs in 3 months. Which state has seen this? 4,000 houses destroyed in 3 months. Which state has seen this? 60,000 people displaced. 2% of the state's population. Which state outside of wartime or natural calamity has seen this? 150 people dead in 3 months. Which state has seen this? 300 places of worship destroyed. Which state has seen this? An armed standoff between the Manipur State Police and the Assam Rifles captured on video. One controlled by the Ministry of Home Affairs, other controlled by the State Police. Which state has seen this? 5,000 firearms and 6 lakh bullets looted from police stations by mobs. Which state has seen this? Two ethnic groups armed to the teeth, a buffer zone between where hill cannot go to valley and valley cannot go to hill. Which state has seen this? The chief supporter supports one group, accuses the other of being drug runners. In truth, over 15,000 acres of poppy have increased in cultivation in the past 5 years. 250 square kilometers of forest land has reduced under this chief minister's watch. Which state has seen this? Only Manipur, no other state, only Manipur. So stop your whataboutery, stop your false equivalences, address the problem, Honorable Prime Minister. We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double-engine Sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime. Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. The harsh reality is while this government may have built infrastructure, it has destroyed institutions. And I will be doing an injustice to my role in Parliament if I don't call this out. In Manipur, the BJP's majoritarian bravado is destroying a state and tearing apart its people. I don't want to make this about politics. But Honorable Prime Minister, if you're listening, I beg you on behalf of the people of Manipur, change the administration. Allow all parties to work together to mediate a truce. Otherwise, even after your term ends, India will echo in one voice as to what went so terribly wrong in Manipur with such terrible consequences for our country. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है. India has lost confidence in you. The spectacle of the Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. Police manhandling and filing FIRs against champion wrestlers against a BJP MP accused fills us with shame. 50 panchayats in 3 districts of BJP-ruled Haryana issuing letters forbidding Muslim traders entering the state fills us with shame. नफरतों की जंग ने अब देखो क्या क्या हो गया.
सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया. No, madam. You are creating it in every state. Now, We are not, 1 minute, we are not going to be bullied. One crony capitalist is not going to make a monkey out of India's regulators and equity markets while we watch. Mamta Di is not scared. Mr. Stalin is not scared. Akhilesh Ji is not scared. Rahul Gandhi is not scared. A 37% vote share party can only prevail if the rest of us 63% are shared, yes. and we are not. This time we will take you on and we will win. Thank you. I hear the illustrious BJP members of the House. Thank you, ma'am. Well, last para, ma'am. Please, Sir, last para, sir. I hear the BJP members praising their own, and I quote from the Gita, "You have the right to labor only and not to the fruits of labor." Everyone asks, if not Modi ji, then who? This inaction on Manipur, Honorable Prime Minister, where you had absolute power to intervene but did not, is a cornerstone after which India will say anyone but Modi. Thank you very much. Thank you, ma'am. Next, Sri Rahul Shivale. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अरे रहने दो. धन्यवाद, रहने दो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के वजह से आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है. मैंने सबसे पहले मैं विरोधी पक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया, मैं उसका विरोध करता हूँ. और मणिपुर के बारे में पूरे सदन में चर्चा चल रही है. मणिपुर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए अविश्वास ठराव यहाँ पे लाया गया. लेकिन दुर्भाग्य है, मणिपुर में आग लगी है, लेकिन वो आग बुझाने का काम कोई नहीं कर रहा है. विरोधी पक्ष से जो भी वक्तव्य हो रहा है वो आग लगाने का काम का वक्तव्य हो रहा है. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है. लेकिन मैं अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. कल उन्होंने जो वक्तव्य किया और मणिपुर के बारे में जो जानकारी सदन को दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ. और सरकार की तरफ से क्या क्या वहाँ पे उपाय किए गए, इसकी पूरी उन्होंने जानकारी दी. मैं आज सदन को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में शिवसेना की तरफ से भी वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए, मेडिकल कैंप भी लगाए गए. महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हमारे वहाँ के राज्य प्रमुख तोम्बी सिंह, इनके माध्यम से लोगों को राहत कैसे मिलेगी इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं. महाराष्ट्र की तरफ से हम वहाँ पे पूरी मदद वहाँ पे भेज रहे हैं. वहाँ पे रेशनिंग की किट हो, बच्चों के एजुकेशन की साहित्य हो और हेल्थ से रिलेटेड सभी चीजें हम महाराष्ट्र से वहाँ पे भेज रहे हैं. और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री खुद हमारे शिवसेना के जो राज्य प्रमुख हैं उनके माध्यम से उसका पूरा ब्यौरा ले रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, वहाँ की जो हमारी अलायंस है, एनडीए की अलायंस, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से क्या क्या वहाँ पे प्रयास किए गए. लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी डिमांड है, वो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ. To protect and uphold the territorial integrity of the state of Manipur at any cost, Armed Forces AFSPA Act 1950 should be applied uniformly in hill districts. NH2 and other NH should be open as liveliness for the landlocked state at any cost. Adequate force should be deployed to secure movement of essential commodities. Steps should be taken to control price and to curb hoarding and black marketing. The border fencing should be complete along the whole 398 kilometer stretch of Indo-Myanmar border to prevent illegal migrants and militants. Victims due to communal clashes should be compensated of losses of their properties destroyed in the clashes, and also people should be rehabilitated as soon as possible. To implement NRC with base year on 31st December 1961 immediately. Make Manipur State Population Commission functional immediately. Manipur land law may be amended to make it uniform land law in Manipur. Ban on internet may be lifted. The Secretariat and other state government offices may be opened as soon as possible to facilitate people. Peace and normalcy should be restored immediately. ये उनकी डिमांड है, ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने जो नया अलायंस बनाया I.D.I.A, क्योंकि वो इंडिया बोलते हैं लेकिन इंडिया में डॉट किधर नहीं. इनके जो अलायंस है इसमें 4 डॉट है.
तो इसमें ही पता चल रहा है कि इसमें कितने छेद है वो दिखाई दे रहा है। और लोगों को, क्योंकि पहले यूपीए नाम था, यूपीए नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसके लिए उसको छुपाने के लिए ये नया नाम इन्होंने लिया है। लेकिन आज भी पूरे विश्व में आप जाओगे तो भारत यानी कि मोदी जी का नाम लिया जाता है। आप विश्व में कहाँ पे भी जाएंगे तो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, तो आप कहेंगे भारत, या वो तो बताएंगे कि मोदी जी का नाम आता है। तो मैं पूरे इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत शब्द में संस्कृत शब्द भ का अर्थ है प्रकाश, भारत शब्द का अर्थ है प्रकाश में मग्न होकर डूब जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही भारतीय संस्कृति है। तमसोमा ज्योतिर्गमय आए, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, ऐसा मंत्र का अर्थ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे, यही भारतीयता है। और उनका विरोध करने के लिए एक एजेंडे के पर एकजुट हुई विपक्ष टूटी हुई एक तांबे पीतल का एक विध्वंसक गठबंधन देश को अंधकार की ओर ले जाने वाला है। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। भारत शब्द की एक उत्पत्ति भारत नाम के 3 महापुरुषों से हुई है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत की कहानी महाभारत के एक महाकाव्य में आती है। भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत से हमारा परिचय रामायण में मिलता है। भरत का आदर्श भाई का प्रतीक है, जिन्होंने केवल भाईचारे के प्रेम और सिद्धांत के लिए सत्ता का त्याग किया था। भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। हमारे देश के संगीत, नाटक, नृत्य जैसी भी कलाओं की उत्पत्ति इसी विज्ञान से मानी जाती है। ये 3 भरत क्रमशः शिव, सत्य और सुंदर तत्व को प्रेरित करते हैं। यही सिद्धांत मतलब भारत है। मैं उस भारतीयता की रक्षा करने वाले मोदी सरकार के समर्थन में इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं थोड़ा सा है, मैं फ्लोर लीडर हूं, मेरा टाइम है। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई है जन विश्वास से विरुद्ध अविश्वास की, और आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी के आप जानते हैं कि समय की सीमा है, प्लीज आपको समय की सीमा का ध्यान रखिए। मोदी जी और आपको पता है दूसरा भारत नाम है, दूसरा अपना नाम हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कहना है कि देश को अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए वे बड़े गर्व से भारत को हिंदुस्तान कहते थे। हम भी सदैव एक ही शब्द का प्रयोग करते आए। इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों ही शब्द सोच है और एक परंपरा है, चमकदार विरासत है। तो दूसरी इंडिया शब्द में क्या है? यह नाम यूरोप के आक्रमणकारियों का द्वारा दिया गया है, जो नहीं जानते कि भारत क्या है। यह नाम निरर्थक, इसमें पारतंत्र की गंध है। अगर किसी को भी ऐसा ही लगता है तो लगने दो। उनकी और हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति इसी मिट्टी में है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं भारत के रक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहूं। अध्यक्ष महोदय, शरद जोशी जो किसान संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि एक है देश के बारे में कहा था, एक है इंडिया और दूसरा है भारत देश में। भारत देश में उत्पादक किसान होते हैं, यह भारत देश है। दूसरा इंडिया किसानों के शोषण के आधार पर जीने वाले मुफ्तखोरों का देश है। खुद को इंडिया कहने वाले गठबंधन ने मान लिया है कि वह शोषकों का प्रतिनिधि है। हम भारत है, हम किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्लीज अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सभी योजनाओं का जो फायदा हुआ है, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। जो वैक्सीन का भी 140 करोड़ लोगों का फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, नहीं आखिरी में बताना चाहता हूँ, ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस बना है केवल अपने परिवार को बचाने के लिए अलायंस बना हुआ है। क्योंकि जो अलायंस बना है उसमें आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, उनका बेटा श्री राहुल गांधी, नेशनल कांग्रेस पार्टी श्री शरद पवार जी, उनकी बेटी श्रीमती सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, सबने अपने आप जो बात कहना चाहते हैं अपने, तो सबने अपने बेटों को सेटल करने के लिए पार्टी बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नेशनल पार्टी रहती है, रीजनल पार्टी रहती है, वैसे ही परिवार पार्टी होनी चाहिए। एन में मेरा रुका। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस क्यों बना है उसका कारण बताता हूँ। ये अलायंस बनाया है क्यों? ठीक है, इसका मुख्य कारण एक मिनट, इसका मुख्य कारण है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी। क्योंकि आप
नहीं नहीं मैं अध्यक्ष आपको महोदय जी के बाद समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय ये अलायंस बनाया ओके नहीं सर दो मिनट खत्म कर रहा हूँ सर कंक्लूड करो आप। 1 मिनट में बात कर। अध्यक्ष महोदय ये अलायंस बना है क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी। मैं उनका धन्यवाद मानता हूं। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेके जाने का संकल्प किया, हिंदुत्व को आगे लेके जाने का संकल्प किया। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पार्टी की नेतृत्व बाला साहब एकनाथ शिंदे साहब को दी। तो ये फॉर्मूला शिवसेना में जो फॉर्मूला हुआ है वो फॉर्मूला का डर एनसीपी को था, एनसीपी में भी होगा हुआ और बाकी सब पार्टियां जो परिवार चला रही है उनको भी डर पैदा हुआ कि उनके पार्टी में भी आदरणीय एकनाथ शिंदे जैसा कोई तो होगा और उनकी पार्टी को भी पिछले 3 महीने से मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, अनरेस्ट है। अभी हरियाणा में भी शुरू हो गया सर, और सरकार इसको कंट्रोल कर नहीं पा रही है। अफसोस की बात है कि लगभग 1200 घर तोड़ दिए गए सर अनलॉफुली और वहां के हाई ओके मणिपुर में हो रहा है, बाकी हिंदुस्तान के भी इलाकों में फैलाने की कोशिश की जा रही है सरकार से। सर मैं प्लीज नो इविडन 2 मिनट ओके भी उसको ना जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिब फहम वो जका जिसे ऐश में यादें खुदा ना हो, इविडन ऐश में 2 मिनट खुदा ना हो। 2 मिनट 5 minutes, sir. No, 5 मिनट 2 मिनट Sir, first of all, I would like to wholeheartedly support the no confidence motion submitted by our honorable leader and my colleague Sri Gaurav Gogoi ji. Sir, I would like to congratulate the honorable Prime Minister and the UPA government for hitting a century last year in means of petrol and diesel price hike. They hit a century. Prime Minister and the BJP Sarkar for hitting a century in petrol and diesel price hike. And today is the 100th day they have hit a century, the 100th day of violence in Manipur, sir. Sir, बोल रहा है कि सर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है सर, ये सब हो सकता है सर. Sir, I visited Manipur on the 10th day, that is of 13th May, in Kangopi, Churamchandrapur and Imphal, sir. Sir, yesterday the Honorable Home Minister said that there are medicines, food, everything available, sir. Sir, from yesterday, I understand that Churamchandrapur is totally cut off from Manipur and there are no food, there are no medicines and no NGOs or people who can provide distress relief is not able to travel in the entire state of Manipur. Sir, 290 tribal villages, 354 tribal churches, 249 Methi churches, 16 Catholic churches, 7,500 houses were burned in Manipur, sir. Sir, this is an institutional attack on the minorities of this country. This is an institutional attack against the Christians of this country, sir. Sir, Modi hai to mumkin hai, sir. Sir, in Kerala, BJP leaders are visiting house to house, meeting the bishops, meeting the Catholic bishops, meeting people and giving cakes on Easter, sir. Sir, on the other hand, they are attacking the churches and Christians in this country, sir. Sir, Kerala में ऐसा होता है, sir. Sir बोल रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. Sir, किसका साथ है ये सरकार, sir? पीड़ित के साथ है, दलित के साथ है, आदिवासी के साथ है, युवा के साथ है, छात्र के साथ है, किसी के साथ नहीं है सर. मणिपुर के भी साथ नहीं है. इस सरकार है सिर्फ अदानी और अंबानी के साथ है सर. सर, एक टैगलाइन है सर, एक पीआर कंपनी ने आपको एक टैगलाइन दिया है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सर, कुछ का नहीं है सर. ये डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे चीजें किरण रिजिजू जी ने बताया था इधर सर. सर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अमोल कोले. सर, आई कंक्लूड सर, कंक्लूडिंग सर.
Sir, dear Prime Minister, you were silent in Gujarat and now you are silent in Manipur as well. Sir, the Prime Minister has told... मैं सरकार के खिलाफ धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। तो सरकार की इस कार्य पद्धति को देखकर गांधी जी के 3 बंदरों की याद आती है। सरकार के खिलाफ कुछ भी मत सुनो, चुनाव छोड़ के देश के हालात मत देखो और विपक्ष के नेताओं को आइस करके उनकी बोलती बंद करो। सर कैसे विश्वास करें इस सरकार का जो महंगाई पर नहीं बोलती, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के आंकड़े तो फेंकती है लेकिन पर कैपिटा इनकम पर नहीं बोलती। माननीय गृह मंत्री जी ने कल बहुत सही बात कही कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए अर्थव्यवस्था जब 5वें पायदान पे पहुंचती है तो पर कैपिटा इनकम में देश 141 रैंक पे है। तो क्या देश की सब संपत्ति ये चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है? सर ये सरकार ने कई भाषणों में किसान सम्मान निधि की बात की, लेकिन सर किसान सम्मान निधि की बात हुई लेकिन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ, इसकी बात नहीं की। अभी माननीय अर्थमंत्री जी बोल रही थी तब उन्होंने टमाटर के बारे में इंटरवेंशन की बात की, लेकिन सर पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे तो उन किसानों के आंसू पोंछने ये सरकार नहीं गई। सर वही हाल आज प्याज के दामों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मेरे चुनाव क्षेत्र के एक प्याज उत्पादक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की और इसका कारण आपके गलत निर्यात धोरण है। सर 63 मून्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 13,000 इन्वेस्टर्स का सर लास्ट कंक्लूड सर 63 मून्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 13,000 इन्वेस्टर्स का नुकसान करती है, 5,600 करोड़ का घपला करती है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार एनपीआईडी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई नहीं करती। ये किसके बलबूते पे, किसके इशारे पे होता है? और इसलिए जो आम आदमी की सरकार नहीं है, ऐसी सरकार पर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सर सिर्फ लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड करता हूं। सर एक लाइन में कंक्लूड करता हूं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार देकर नवाजा गया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन उसी के साथ याद दिलाना चाहता हूं लोकमान्य तिलक जी की ओर से एक लाइन को, सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय, ये आत्मचिंतन होना चाहिए। थैंक यू सो मच स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर इस सदन में आए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखने के लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सर मैं खड़ा हुआ हूं। सर इस सदन ने कई अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले देखे, पर मुझे लगता है ये अपने में एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सर ये अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। सर यकीनन सरकार की उपलब्धियों को बताना भी जरूरी है, पर उससे पहले जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उस पर सर मैं जरूर अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। सर पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है। सिर्फ यहां पर बातों को दोष लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहां पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। सर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा, पर उसके बावजूद सिर्फ दोषारोपण करना। सर 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? क्या उस वक्त की सरकार ने मौजूदा सरकार को कोई इनपुट दिया? क्या उस वक्त के सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की? कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया? कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर जो लोग मणिपुर गए थे यही लोग सर बिहार भी गए थे,
बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा, क्यों नहीं गए ये लोग अरवल, क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी मां बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की सर, पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर। इसी में देख लीजिएगा 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर, देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से जहां बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमती लॉकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले मैं विपक्ष को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पास विपक्ष का नेता बनने का भी संख्या नहीं है, वो लोग 352 सदस्यों द्वारा सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव का उंगली उठाते हैं। जो विपक्ष एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं, जो विपक्ष खुद के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, हमारे पार्टी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने नहीं लेके आए हैं, वो विपक्ष 140 करोड़ जनता के ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। बंगाल के सरकार के ऊपर 10 करोड़ जनता का जो विश्वास नहीं है, वो बंगाल का सरकार अभी 140 करोड़ जनता के ऊपर अविश्वास का उंगली उठाते हैं। सर, एक बंगाल में सुकुमार राय का एक पोएट है, उनका है हौजा बोराला गठबंधन बोलते हैं इसको, जिसमें बोलता है सुकुमार राय लिखा था रुमाल बना बिडाल। रुमाल का मतलब है दिल्ली में कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं। जब वो दिल्ली से चले जाएंगे, सेशन के बाद जब चले जाएंगे, तब वो हो जाएगा कैट, मतलब रुमाल बना बिडाल। सर, बंगाल में ये लोग कुश्ती करते हैं। आज यहाँ पे आके मैंने देखती हूँ कि टीएमसी को मिठाई खिला रहा है।
हमारे कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत सारा हत्या हुआ है। अयोध्या मैं आपको पूछती हूँ, आपका बहुत सारा कार्यकर्ता को हत्या हुआ है, वहाँ पे आप बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आके आप एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, ये ठीक नहीं है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे? आप लीडर लोग अगर यहाँ पे आके एक दूसरे को हाथ पकड़ के रखे हैं आप, ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2019 में जवाब दिया था, 2024 में इसका जवाब मिलेगा। इनको पता है हम तो डूबेंगे सनम, पर तुझको साथ लेकर डूबेंगे। अन्याय जे करे अन्याय जे सहे तबो ना जानो तारे तृणमूल सहे। इस बैठक जो होता है ना सर बेंगलोर में, इसका एक ही मकसद है, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए। कभी ये ऐसा नहीं होगा सर। आज तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन बंगाल में जो खेला होबे का परिस्थिति है उनका जवाब क्या मुख्यमंत्री देंगे सर? नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी बोले हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सब खाने वाला लोग एक साथ हो गया सर, सब खाने वाला लोग है। आज मैं वंदे मातरम की धरती से आती हूँ, शोगो तो अभी बंगाल से आते हैं। काल बोल रहे थे गुजरात दंगा का बात कर रहे थे। शोगो तो बुजुर्ग लोग हैं, उसका शरीर को लेके मेरा चिंता है सर। मैं नहीं चाहती हूँ अगर बंगाल के बारे में दंगा का लिस्ट में बोलूं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सर। दादा आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। जो बंगाल से आती हूँ वो राजा राममोहन सतीदाह प्रथा रद्द किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल्य विवाह रद्द किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा विधवा विवाह चालू किया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर दे ही रहते तो हमारे पश्चिम बंगाल का जन्म नहीं होता, आज महिला मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में नहीं होता। सुभाष चंद्र जी बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज सर ऐसा हो गया परिस्थिति, बंगाल का लोग इतना हत्या होते हैं, सब लोग बोलते हैं आर कत रक्त चाই, আর কত লাশ তোমাদের চাই, আর কত করতে চাও বাঙালি সর্বনাশ। सर 21 जुलाई शहीद दिवस होते हैं सर। शहीद दिवस में शहीद का वार्ता नहीं है, लेकिन बोलते हैं बीजेपी का नेता लोगों का घर घेराव करो। शहीद दिवस से मन से बीजेपी का शहीद करने का वार्ता देता है सर। सर ये लोग डेमोक्रेसी का बात करेंगे, ये तो है वर्ल्ड 8 अजूबा सर। जो लोग पोस्ट पोल वायलेंस में महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया वो लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं सर। सर बंगाल में 30% का राजनीति चलता है, दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति चलता है, सरस्वती पूजा रोकने का राजनीति चलता है। सर 59 कार्यकर्ता का इस पंचायत चुनाव में मौत हुआ है सर। 2011 से मुख्यमंत्री जब से बना महिला मुख्यमंत्री तब से सब जगह में महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। खुद का इमेज बनाने के लिए उन्होंने मणिपुर को हथियार किया। बोलते हैं कि पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चुप क्यों है? किसी ने सही कहा है, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, राजस्थान पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर गूंगा और बहरा विपक्ष और मणिपुर पर बोल रहे हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए बोले, हिम्मत है तो राजस्थान के लिए बोले, हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ के लिए बोले। सब लोग बोलते हैं चोरे चोरे मास्तू तो भाई। बंगाल के मुख्यमंत्री 5 लोगों का टीम भेजते हैं मणिपुर में। मालदामार में 2 विवश महिला को विवश करके उसको पुलिस के सामने पिटाया, वीडियो वायरल हुआ। टीम तो छोड़ दीजिए, एक पंचायत सदस्यों को भी उन्होंने नहीं भेजा। उनका जो सोकल इंटेलेक्चुअल है वो भी कैंडल लाइट लेके उन्होंने मिছিল नहीं करते हैं। और हमारा मुख्यमंत्री पूरा मौन व्रत ले लिया। सर मणिपुर तक पहुंच जाने वाले विपक्ष को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जीपीएस लोकेशन अभी तक मिल नहीं रहा है। सर एक सांसद बोल रहे थे एक कौन से दूसरा कौन भारत जोड़ो पदयात्रा किया। भारत तोड़ा कैसे सर? भारत तोड़ा कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग ने भारत तोड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद
भारत को तो जोड़ नहीं पाया सर, लेकिन कुछ पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। सर, एक महिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता है, बोलते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ, भाई बहन हाथ पकड़ के उत्तर प्रदेश चला गया। राजस्थान में भीलवाड़ा में हम सांसद लोग गए थे, एक आदिवासी बच्ची को गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया था। कहाँ गया वो डायलॉग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ गया सर? एनर्जी ड्रिंक खत्म हो गया सर। मैं आदित्य को आग्रह करूंगी, थोड़ा सा इटाली से, चाइना से एनर्जी ड्रिंक आप थोड़ा सा भेजिए, थोड़ा सा पश्चिम बंग के लिए और राजस्थान के लिए थोड़ा सा हो चिल्लाए। मैं बोलूंगी पूरा देश ये नाटक देख रहे सर, पूरा देख रहे। आदित्य को मैं बोलूंगी, आदित्य आप किसके साथ हो? चिट फंड से पैसा लूटते हैं, महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं, 59 लोगों का मौत हुआ है, इतना करप्शन करते हैं। इसके साथ आप देख रहे हो, दादा अटल जी कहते थे, एक बार इसी संसद में खड़े होकर किया था, पार्टी बनेगी, पार्टी बिगड़ेगी, सत्ता का खेल चलेगा, लेकिन ये देश चलना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जिसका घर शीशे के हो और दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करो। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारा देश पूरा चल रहा है। कोई इटाली से जन्म लेके नहीं आया, कोई सोने का चम्मच लेके नहीं आया है सर। जिनके साथ जनता जनार्दन है, उसका कोई जरूरत नहीं है चिंता करने का। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और 140 करोड़ जनता ने तुष्टीकरण को गिराएगा, परिवारवाद को गिराएगा, करप्शन को गिराएगा। और गीता में एक श्लोक है, ना दैनो ना पलायनम, अर्थात कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उनका डांट कर सामना करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि चित्तो जेता भय शून्य, उच्च जेता शीर, ज्ञान जेता मुक्तो, जेता गृह प्राचीर। और सर, आज सौगतोदा मनरेगा का कल बात कर रहे थे, मैं बोलना चाहती हूँ 2014 से पहले 8 साल में कांग्रेस सरकार वेस्ट बंगाल में दिया था 14,000 करोड़ 985, और लास्ट 8 सालों में ये एनडीए ने दिया था 54,000 करोड़। आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना ठीक नहीं है, आपको शरीर ठीक रखना है सर। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैं विपक्ष में बोलती हूँ। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नारेबाजी नहीं। अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, with all humility at my command, I rise to support the no confidence motion moved by our younger MP Sri Gaurav Gogoi under Rule 198. Sir, as you know that no confidence motion per se does not mean that the government will be dislodged or dethroned. See, the issue is, in the year 1782, first no confidence motion was moved in London, when the then Prime Minister Lord North has submitted his resignation to King George III because the British army was defeated in the Revolutionary War in America. So in our parliamentary mechanism, it's a long overdue, it's a long tradition which has been persuading, because we are also following the same path of parliamentary democracy in our country. In the year 1963, first no confidence motion was moved against Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji. Since then, 28
no confidence motion has been moved in this parliament. Barring the 3 confidence motions, all the no confidence motions were destined to be defeated. So the issue is, as the Treasury bench is trying to make it equivalent, as our attempt to dislodge this government, we know that we don't have the requisite number at our disposal. बहुमत की बाहुबली आपके पास है, बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं